हेलो फ्रेंड्स, जय श्री शंभू। मैं पूनम सांगवान। स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे PYQ SST के। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये क्लास हमारी 4th रहेगी SST की, जिसमें हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके जनवरी में होने वाले सीटेट पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इससे आपको पता चल जाता है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, कौन से वो टैग वर्ड्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अजर्शन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हमारी हो जाती है। इसलिए जितने भी PYQs हैं मैं करा रही हूँ अपनी क्लासेस में, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इस कोस्टा रिका का मतलब होता है कि भाई सैन्य बल न रखना, ज़्यादा से ज़्यादा किस पर खर्च करना, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती हैं उन पर खर्च करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। आसान क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा कि इसकी रचना की गई थी ताकि जो महिलाएं हैं वो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में काम करती हैं, तो वहाँ पर उनसे किसी तरीके के हरासमेंट ना हो, उनसे किसी तरीके का उत्पीड़न ना हो, उसके बचाव के लिए उन्होंने इसकी रचना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कार्यस्थलों पर। ऑप्शन दे रखे थे आपके, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड, कार्यस्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो भारत में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमारी केंद्र सरकार करती है, ये भी आपको पता होगी। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, आपसे पूछा है नहीं है, तो बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पटवारी ग्रामीण है, नगर निगम बोर्ड वार्ड काउंसलर, आगे पढ़ो, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, ठीक है, लेखपाल, ठीक है, पटवारी कोई बोला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। जो नगर निगम वार्ड काउंसलर होता है वो नहीं होता। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी ये शहरों में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गलत है, और गलत ही हमसे पूछा है, नेगेटिव ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या हैं। यह आपने पढ़ा होगा, इसमें कई गाइडलाइन दी हुई थी। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा हमारा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाव के निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। जी, उसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि कोई गिरफ्तारी करता है, नज़रबंद करता है, तो उसके दौरान कुछ गाइडलाइन है जो पुलिस को फॉलो करनी होती है, वो इसमें दी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो कौन से अधिकारों को स्वीकारता है। ऑप्शन दे रखा, अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक
स्रोत का एक उदाहरण देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने 4 क्लासेस, 4th क्लास आज हमारी है, 4th में से 3 क्लास हुई हैं, जिसमें से प्राथमिक द्वितीयक स्रोत आपके ज़रूर पूछे गए हैं। तो इनको आप ज़रूर कर लेना एक बार, अच्छे से माइंड में सेट, बार बार रिवाइज करके ज़रूर कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पुस्तक। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, NCERT की जो इतिहास की बुक है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4th जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हमें दे रखे हैं। फर्स्ट है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों में किसकी बात की गई है, शिक्षार्थी, स्टूडेंट को सेंटर में रखा गया। और हम ये कहते हैं जहाँ स्टूडेंट सेंटर में होगा वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 A और B कथन दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक SST के टीचर का उद्देश्य है, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जगाना, सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। बच्चों में कभी भी एक टीचर नहीं चाहता कि बच्चों में आपस में कंपटीशन हो। सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना, कभी भी रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। याद की जहाँ बात आ जाए वो मोस्टली नेगेटिव वर्ड होता है और नेगेटिव हमें यहाँ पर लेना नहीं है। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो ये भी गलत है कि भाई सरकार के जो सभी निर्णय हैं उनको कैसे शिक्षार्थी तैयार हो जाए। ये थोड़ी, अगर वो सरकार गलत करेगी तो हम बच्चों को ये थोड़ी सिखाएंगे कि अगर गलत करे तो भी आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा 1st, 3rd, 4th गलत है, 2nd ही ठीक है। तो 2nd ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, जो हम असेसमेंट करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या माना जाता है। तो ऑप्शन पढ़िए, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करवाना। देखिए फिर से यहाँ पर याद करवाने की बात आ गई, नेगेटिव वर्ड से ये क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए तनाव को कम करना। पर ये यहाँ पर तनाव भी कम हो रहा है। आगे पढ़ते हैं हम, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने और चिन्हित करने, कभी भी बच्चों को क्या कैटेगराइज या लेबलिंग की बात आ जाए तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाना, एक टीचर का कभी भी उद्देश्य नहीं होता कि वो बच्चों के जो डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। तो इससे बेटर क्या है हमारा 4th ऑप्शन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4th जो वो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसमें अगर हम फिल्मों को एक टूल के रूप में यूज़ करें तो वो अच्छा हो सकता है। वो कैसे, इसमें रीज़न दे रखे हैं, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, ठीक लग रहा है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों की खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, ठीक है। फिल्में ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हैं, ये भी ठीक है।
फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित करती है। जी नहीं, ये एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, ये हमारा गलत है। बाकी तीनों ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों सही है। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा? आपका ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वो आपका ठीक है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है बताना है। मानचित्र के बारे में हमसे पूछा है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। फिर दे रखा है सी ऑप्शन आपका, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए एक मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक। समय की अवधारणा को कैसे एक मानचित्र विकसित करने में हेल्पफुल हो सकता है? ये गलत है। बाकी तीनों हमारे क्या है? ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों सही है। कि किस ऑप्शन में दे रखे? ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन मतलब जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करना, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। तो चिन्हित की बात आ गई, तो ये तो ऑप्शन हमारा जहाँ तक है नहीं होगा। बाकी फिर भी आगे हम पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। तो ये ठीक है कि वो अपने बारे में बताए जिससे उसके विचारों को भी क्या मिले, विचार प्रकट करने के लिए भी उसे आज़ादी मिले। तो जो है ये सेकंड हमारा गलत है और फर्स्ट और जो सी ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर में दे रखा आपके सेकंड में ए और सी हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली चार्ट को हम किसके लिए शो करेंगे? किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा था, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। ठीक है। अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, ये भी ठीक है। एक काल्पनिक रूपरेखा तैयार करने के लिए, ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है जो हमारा? ए बी सी ठीक है, डी गलत है। तो ये किस में दे रखा आपका? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी सी हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। यथोचित विराम पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना। ठीक है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्य पत्रों का प्रयोग करना। हमें किन को ध्यान में रखना है? जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको कम दिखाई देता है, ये ध्यान में रखना है। तो आकर्षक दृश्य वो कैसे देख पाएंगे जब उनको दिखाई ही कम देता है? तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। मौखिक संकेतों द्वारा
कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, बिल्कुल ठीक है कि मुंह से बोल के मौखिक संकेत हम दें और कल्पना करने के लिए कहें तो वो बच्चा सीख सकता है जिसको कम दिखाई देता है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल ने स्पर्श करने वाली सामग्रियों को इस्तेमाल करना, बिल्कुल ठीक है कि जिनको कम दिखाई देता है वो स्पर्श करके उस चीज़ को पता लगा सके तो उनको हेल्प मिलेगी। तो हमारा फर्स्ट ठीक है, ए ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। तो ये किस में दे रखा है आपका सेकंड ऑप्शन में, ए सी डी जो हमारा ठीक है, बी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है आपकी प्रोजेक्ट मेथड की। तो ऑप्शन पढ़िए, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ठीक है क्योंकि जब हम बच्चे को प्रोजेक्ट विधि देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से कुछ कहीं से पिक्चर लेता है, कहीं से उसकी डिटेल लेता है, तो इससे वो क्या बनता है, खोजी बनता है। नेक्स्ट, यह पूर्ण रूप एक शिक्षित केंद्रीय, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो शिक्षक केंद्रित कैसे हो जाएगा, वो शिक्षार्थी केंद्रित रहेगा, टीचर सेंटर नहीं रहेगा, स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, बिल्कुल ठीक है कि इसमें बच्चा जो है वो खुद अपना दिमाग लगाएगा और अपनी एक्टिविटी को पूरा करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन गलत है, ए बी डी ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, ए बी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड ठीक है। यहाँ हमारे साथ वाले घर में काम चल रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ऑप्शन पढ़िए, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने की को उत्सुक, सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ठीक है खोज करने को बच्चे को एक्सप्लोर बनाना, उसे कोर्सेस बनाना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक हो कि आगे क्या होगा या आगे क्या होने वाला, इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ठीक है। विवादास्पद मुद्दों को उच्च शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना गलत है, नेगेटिव वर्ड्स है और ये हमारा गलत है क्योंकि हमसे पूछा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमारा ए बी सी जो है वो ठीक है। ये ऑप्शन नंबर दे रखा आपका सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा ठीक होगा। जहाँ भी बच्चे के आगे बढ़ने की, कल्पनाशील की, समस्या समाधान की, इनकी बात आएगी वो हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। जहाँ पे नेगेटिव आ गई, टीचर सेंटर की बात आ गई या स्थगित की बात आ गई, याद करवाने की बात आ गई, रोट लर्निंग की बात आ गई, वो हमारा क्या है, ये सब ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड्स हैं और नेगेटिव हमारे गलत होते हैं, इसलिए इनको इग्नोर करना है, इनको ध्यान में रखना है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, ठीक है। कक्षा में एक रूप निर्देश, एक निश्चित शैली बनाना, बिल्कुल गलत है। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, ये ठीक है। एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ए और सी हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है, बी और डी नेगेटिव है, ये गलत है। तो हमारा हो जाएगा ए और सी, ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। अब ये वर्ड है, आपको ये हिंदी में आपको नहीं समझ आए तो आप इंग्लिश साइड जरूर पढ़ लेना कि एक वाई शुड स्टूडेंट्स लर्न टू क्रिटिकल, कि उसको क्रिटिकल क्यों होना चाहिए, उसे क्रिटिकल क्यों सोचना चाहिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कमियों को इंगित
करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दूरदर्शी होने के लिए समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए बिल्कुल गलत। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े, ये पॉजिटिव है। एक रूप समयशील दृष्टिकोण की कदर करने के लिए एक रूप, जहाँ भी स्टैंडर्ड की बात होगी, यूनिफॉर्म की बात होगी, वो हमारा वर्ड क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव यहाँ पर पूछा नहीं है तो ये हमारा गलत। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है कि जी जो क्या दिखाए, डाइवर्सिटी को दिखाए, उसको हमें चूज़ करना है। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो क्या ये डाइवर्सिटी को दिखा रहा है? जी नहीं। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है, ये भी नहीं है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है, तो ये सब कुछ क्या दिखा रखा है यहाँ पर, असमानता को दिखा रहे हैं। यहाँ भी अमीर गरीब, यहाँ भी और यहाँ भी, ये सब कुछ असमानता को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी अच्छी बोलती है, तो ये किसको दिखा रहा है, डाइवर्सिटी को दिखा रहा है कि वो बांग्ला भाषा अच्छी बोलती है और सुचिता हिंदी भाषा अच्छी बोलती है, तो ये डाइवर्सिटी को दिखा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव का शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों का भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? ये अलग अलग राज्यों के जो गांव हैं वहाँ से लिए गए हैं, तो ये कहाँ के, किन 2 राज्यों के गांव हैं आपके? ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ लिया, ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया, वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसे छोड़कर। इट मीन्स ये क्या पूछ रहा हमसे, नेगेटिव पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से। शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने और स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, ठीक है, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, जबकि हर कोई बच्चा अलग अलग सोचता है, तो हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि उसने वैसा उत्तर दिया है तो आपने भी वैसा उत्तर क्यों नहीं दिया, जबकि हम उन्हें क्या बोलेंगे, जो आपको आता है, जो आपके विचारों में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो हम उनको समान उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये हमारा गलत। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को डेवलप करे और उन्हें कॉन्क्रीट मूर्त स्थितियों में क्या करें, उपयोग करें, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो नेगेटिव में, और नेगेटिव ये हमसे पूछा है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो बी अलर्ट, थोड़ा सा ध्यान से। सिर्फ लड़की को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है स्टेरियोटाइप का, हमसे पूछा नहीं है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, ये भी है
हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर दोनों को क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, ये तो नेगेटिव वर्ड्स हैं हमारे, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही हमसे पूछा है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। ये फर्स्ट में भी जेंडर स्टेरियोटाइप शो हो रहा है, सेकंड में भी जेंडर स्टेरियोटाइप शो हो रहा है, फोर्थ में भी जेंडर स्टेरियोटाइप शो हो रहा है। और हमसे पूछा है जो एग्जाम्पल शो नहीं कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपका साहित्यिक स्रोतों का समालोचन विश्लेषण करना, चाहे वो कितने भी पुरानी हों। तो ठीक लग रहा है ये, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये गलत है। स्रोतों के ट्रायंगुलर त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो है सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को हम कैसे बना कर रख सकते हैं, ये भी हमारा गलत है। तो जो बी है और डी है वो सही है, और बी और डी आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 3 में दे रखा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये आदर्शन वाले क्वेश्चन आपको इतने बड़े लगते होंगे, आप बड़े देखकर डरना मत। जो अगर हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी है, इनको आसानी से आप समझ के आसानी से इनका उत्तर दे सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की वो है कि आप इनको ध्यान से पढ़ें। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका, कक्षा में विचार विमर्श करने के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, ठीक है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखना। एक बात और, जहाँ भी संदर्भों की बात होगी ना, वो पॉजिटिव वर्ड्स है, वो हमारा जहाँ तक है ऑप्शन होगा, 90% होगा। तो ये भी आपके लिए एक टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, ये बिल्कुल गलत है। आजकल सीबीएसई ने बिल्कुल मना कर दिया कि बच्चों को दंड देना तो दूर, उनको थप्पड़ मारना भी मना है। तो ये ए बी सी हमारे ठीक है, डी गलत है। ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा ठीक है। आज के टाइम में एक टीचर भी बच्चे को मारने से डरता है, यहाँ तो तुरंत दंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, ऑप्शन दे रखे हैं, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल ठीक है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, बिल्कुल ठीक है, कि जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं उनको भी क्या करें, खोजें। नेक्स्ट दे रखा आपका, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो और प्रमुख समुदायों के विचारों को अनुमोदित करें। जी नहीं, किसी स्पेशल समुदाय को के विचारों को ना दिखाए, ना डिफरेंसेस को दिखाए, ये गलत है। डी ऑप्शन, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे, बिल्कुल ठीक है। ए बी डी ठीक है, सी हमारा गलत है। ये ऑप्शन में दे रखा आपका ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण रहित
प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में दर्शाता है? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन दे रखे समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा? जीवन। यहाँ पर हवा का पूछा, कई बार पानी का भी पूछ लिया जाता है कि शुद्ध पानी का जो अधिकार है वो भी आपका किसके अंडर में आता है? जीवन के अंडर में आता है, लाइफ के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ये भी लड्डू क्वेश्चन पता होगी सबको। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो जो लोकसभा में हमारे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552 मेंबर्स हो सकते हैं और एट प्रेजेंट में हमारे कितने हैं? 543। और इसमें से जो दो सदस्य होते हैं, जो 2 मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। और इनका चुनाव कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? 2, जिनका चुनाव कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। और एट प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे कि कितने मेंबर आपके लोकसभा में? तो 543। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। तो क्या हो गया वहाँ पर? एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। तो वहाँ पर क्या हो गया है? लोकतंत्र हो गया। और ये कब से अपनाया? 2008 में उन्होंने अपनाया। कब अपनाया? अगर आपसे ये भी पूछ ले कि नेपाल ने लोकतंत्र को कब अपनाया, तो 2008 में अपनाया। और ये भी पूछ ले कि भाई इन्होंने कितने साल पुरानी जो उनकी राजशाही थी उसको ख़त्म किया, तो 200 साल पुरानी राजशाही को उन्होंने ख़त्म किया। 200 साल बाद उन्होंने 2008 में किसको अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया। तो ये थे आज के लिए आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका साथ रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो मेहनत करने का भी मन करेगा। मेहनत मेरी होगी, साथ आपका होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय शिव शंभू।